नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का विषयवार अध्ययन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आईआर के साथ मैं आता हूं। आज कुछ जरूरी मुद्दों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है प्रथम त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये टॉपिक क्यों चर्चा में आया है, सबसे पहले इसको देखिए। भारतीय ग्रिड के जरिए दरअसल नेपाल से बांग्लादेश में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तो यह पहला क्या हो जाएगा, त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन हो जाएगा। यानी कि एक पक्ष इसमें भारत हो गया, दूसरा पक्ष इसमें नेपाल आ जाएगा और तीसरा पक्ष जो है वह बांग्लादेश आ जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए, अगर भारत के तरफ से देखेंगे तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए और बांग्लादेश की तरफ से देखेंगे तो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, ये तीनों मिलकर के एक त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसकी बात यहां पर की जा रही है। अब त्रिपक्षीय विद्युत समझौता क्या है, दरअसल इसके विषय में एक नजर डालते हैं। इसमें देखिए, भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली की बाधा रहित आपूर्ति की जा सकेगी, है ना, निर्बाध रूप से आपूर्ति किया जाएगा। और इस समझौते में कहा गया है कि 40 मेगावाट तक बिजली के निर्यात का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा गया है कि क्षेत्र के देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्रक सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे इस क्षेत्र के सभी जो हितधारक हैं, है ना, उनको पारस्परिक लाभ होगा और देशों के बीच संपर्क में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं आईआर में जो कहा जाता है ना, सॉफ्ट पावर डेवलप होना, कहीं ना कहीं वह भी इससे बेहतर हो पाएगा। अब दूसरा टॉपिक चलते हैं, पूर्वी समुद्री गलियारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संभव है कि यूपीएससी इस बार इस पर प्रश्न बना दे, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से इसको देख लीजिए कि आखिर क्यों ये चर्चा में रहा है। एक एक चीजें जानिए, मैप के जरिए भी मैं ये बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रखे। पहला फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, अगर इस पर प्रश्न आता है तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे का क्या हो चुका है, परिचालन भी अब शुरू कर दिया गया है। इसे पूर्वी समुद्री गलियारा ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर यानी कि ईएमसी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में पूछे तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो है, तो चेन्नई हो गया भारत और ये जो हो गया वह रूस के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, मतलब भारत और रूस के बीच पहले भी तो व्यापार होता है, समुद्र मार्ग से ही होता है। फिर अभी क्या है, क्योंकि ये गलियारा नए तरीके से आया है। ईएमसी पूर्वी समुद्री गलियारा जो है वह अलग तरीके से तैयार किया गया है। 2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक के दौरान ये प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि पूर्वोत्तर एशिया से होकर के, है ना, जो आसियान कंट्री कुछ आ जाते हैं, उस एरिया से होते हुए भारत के जो पत्तन है चेन्नई और रूस का जो जगह पर जाता है व्लादिवोस्तोक, वहां तक समुद्री मार्ग विकसित करना है। और इसकी टोटल अगर लंबाई देखेंगे ना तो वह 10,300 किलोमीटर के आसपास ये देखने को मिलेगा। और यह गुजरेगा कहां से, इस बात पर भी ध्यान देना है। ये चीजें थोड़ा सा आपको मैप से के जरिए से ज्यादा पता चल जाएगा। तो ये जरा सबसे पहले मैप पर देखते हैं। देखिए, अब यहां पर समझिए, ये भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत यहां पर मैप पर दिख रहा है आपको। तो यहां पर जो हो गया वह आपका चेन्नई पर गया। ठीक है, तो चेन्नई से ये गुजरा ये रूट, और ये रूट जो है यहां पर सबसे पहले जो मलक्का जलद मरुमध्य है, तो यहां से होते हुए यह गुजरेगा। आगे चल के निश्चित तौर पर साउथ चाइना सी से यह गुजरेगा। साउथ चाइना सी से होते हुए ये कहां जाएगा, ये जापान, सी ऑफ जापान जाएगा और सी ऑफ जापान से फिर ये रसिया में पहुंच जाएगा, व्लादिवोस्तोक में। तो ये रूट यहां पर जो है ना, यहां से ये रूट इस तरह से तैयार किया गया है। यानी कि तीन मुख्य चीज आपको ध्यान देना है। जो मुख्य बातें यहां पर होगा कि एक जो मलक्का, दूसरा साउथ चाइना सी यहां पर, और तीसरा जो है सी ऑफ जापान। ठीक है, यहां से गुजरेगा ये। तो ये दोनों बातें जो है ये रूट तैयार किया गया। अब इस रूट का क्या महत्व है इसको समझिए, क्योंकि सबसे पहली चीजें तो इसमें क्या किया गया कि लॉजिस्टिक में कमी लाने की बात की गई। लॉजिस्टिक लागत जो होता है ना, उसमें कमी आएगा। दूसरी बात क्या है कि कहा गया कि जो भारत और रूस के बीच जो यात्रा अभी होता है वह कहां से होता है कि वह मुंबई से जाता है। मुंबई से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस है उसके बीच में, और खास करके स्वेज नहर जो है, तो स्वेज कैनाल के माध्यम से माल की आवाजाही होती है। और इसमें आपको बताऊं तो 40 दिन का समय लगता है ना। तो 40 दिन का समय, और लगभग देखा जाए तो तकरीबन 16,000 किलोमीटर की दूरी भी तय करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस रूट से समय बचेगा,
इस रूट से समय कैसे बचेगा? तो अगर इससे परिवहन होता है तो समय में लगभग 16 दिनों की और दूरी में लगभग 40% तक की कमी आ सकती है। तो ये एक यहाँ पर एक बड़ी बात जो है इस कॉरिडोर से संबंधित है, आप इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। भारत का समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना एक निश्चित तौर पर इससे होगा। और दूसरी बात जो यहाँ पर है, चीन के प्रभुत्व को भी मिटाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश। और भारत जो लगातार ये कोशिश करता है कि एक्ट इंडिया पॉलिसी को लेकर के उस नीति को बढ़ावा देने के लिए, तो यह जो रूट है वह भी आगे कारगर बनाएगा। इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगा और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, डीजी फ्रेमवर्क। डीजी फ्रेमवर्क से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिए। और यहां पर क्या है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लिए डीजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर अब कर दिया है। तो डीजी फ्रेमवर्क का जो उद्देश्य है ना, वो इस तरह से है कि साझा जो प्राथमिकताएं हैं उसको आगे बढ़ाना है। और भारत के साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, जो कोरिया गणराज्य है उसकी बात करें, ये सहयोग बढ़ा सके, है ना। अब डीजी फ्रेमवर्क के विषय में एक बार समझ लेते हैं। साझेदार एजेंसियां कौन कौन से हैं? तो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान की तरफ से देखेंगे तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, चूंकि ये तीनों ने शामिल किया है, तो ये तीनों की एजेंसी है। उद्देश्य क्या है? भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और जो भारतीय प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ काम करके उसे और आगे बढ़ाना। क्रियान्वयन कैसे होगा? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 5G, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि आरएएन, और सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे परियोजनाओं का यह समर्थन करता हुआ इसमें नजर आएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हो सकता है स्टेटमेंट बना दिया जाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई के विषय में अगर एक स्टेटमेंट दे दे तो आपको इसके विषय में पता होना चाहिए, है ना। डीपीआई को सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके 3 अलग अलग स्तर होते हैं। पहला है डिजिटल पहचान जो कि आधार, और रियल टाइम में त्वरित भुगतान जो कि यूपीआई, ये सब आप काम कर रहे हैं। डेटा शेयरिंग जो है आर्किटेक्ट यानी कि डेटा इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट की बात की गई है। डीपीआई का महत्व क्या है? एक तो है कि समावेशी विकास को लेकर के बात करना, यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इसके जरिए यूपीआई के माध्यम से आधार होगा, जनधन अकाउंट को जोड़ दिया आपने, है ना, तो आधार, जनधन अकाउंट और मोबाइल बैंकिंग। इससे क्या होगा कि दूर सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग जहां तक बैंक नहीं पहुंचा है वहां भी वो भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाएंगे। तो वित्तीय समावेशन इससे हो सकता है, समावेशी विकास होगा। आर्थिक समृद्धि को निश्चित तौर पर इससे फायदा पहुंचेगा, है ना, क्योंकि इस वजह से वित्तीय समावेशन होता है, लोगों का बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना होगा तो पैसे बैंक में रखेंगे, मार्केट फ्लो करेगा, आर्थिक समृद्धि होगा। उत्सर्जन में भी इसमें कमी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है डीपीआई का महत्व यहां पर है। अब आगे बढ़ते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? यहां पर एक शब्द है, वो क्या है? आसियान। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, और यहां ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? प्लस। यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है चर्चा में। क्यों? क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री ने लाओ पीडीआर के वियंतियाने में 11वें ADDM प्लस के अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री से ये भेंट की। अब ADDM प्लस होता क्या है, इसके विषय में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं और 8 संवाद साझेदार जो है इसमें शामिल है, जिसमें संवाद साझेदार में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत भी इसका हिस्सा है, जापान है, न्यूजीलैंड है, कोरिया गणराज्य भी है, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, इसमें शामिल है। अगर इसमें ADDM प्लस की पहली बैठक की बात की जाएगी आपसे तो 2010 में वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित हुआ था, और 2017 से ADDM प्लस के मंत्री जो है आसियान और आसियान प्लस देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है वो बैठक करते हैं। ये स्टेटमेंट आ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र में शांति लाना, स्थिरता का माहौल करना, विकास कैसे हो सकता है सुनिश्चित करना, सुरक्षा और रक्षा के सहयोग को भी मजबूत बनाना। इसके अलावा इसमें व्यावहारिक सहयोग के 7 क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये क्षेत्रक है समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से कैसे निपटना है, मानवीय सहायता और आपदा राहत कैसे करना है, शांति अभियान कैसे चलानी है, सैन्य चिकित्सा, मानवीय दृष्टिकोण से जो लैंडमाइन होता है उसको हटाने की बात की गई है, और साइबर सुरक्षा जो आज की चुनौती है उस पर भी काम करने की बात की गई है। आगे बढ़ जाते हैं तो भारतीय रासायनिक परिषद को द हेग पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल अवार्ड्स वाला जो सेक्शन है वो यूपीएससी में पूछा जाने लगा है, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको ध्यान में रखिए।
रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW ने भारतीय रासायनिक परिषद को द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रमुख बिंदु क्या है? यह पुरस्कार रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC के सख्त पालन किया गया है उसके लिए दिया गया है। यह पहली बार है जब रासायनिक उद्योग से संबंधित किसी संस्था को उसके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया हो। 2014 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा CWC के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए द हेग पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ये हम सब जानते हैं। CWC के विषय में समझ लेते हैं। यह कन्वेंशन जो है 1997 में लागू हुआ था और वर्तमान में 193 देश जो है क्या है इसके पक्षधर हैं। भारत इस कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, उन्हें प्राप्त करने, भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग पर क्या है? प्रतिबंध लगाना है। प्रतिबंध लगा करके, और दूसरी बात, अगर रासायनिक हथियार हैं तो उसका सामूहिक विनाश कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, ये बात यहां पर किया गया। क्रियान्वयन की बात करेंगे, OPCW इसका क्रियान्वयन निकाय है जिसका मिशन विश्व को रासायनिक हथियारों से क्या करना है? मुक्त बनाना है। और इसीलिए OPCW को 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अब एक प्रश्न आता है कि रासायनिक हथियार होता क्या है, क्योंकि हो सकता है एक स्टेटमेंट आपसे यहां पे पूछा जा सके। देखिए, यह विषाक्त रसायन होते हैं जिनका उपयोग किसी को मारने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वो जो है केमिकल वेपन्स का यूज कर सकते हैं, तो केमिकल वेपन्स होना ही नहीं चाहिए, ये बातें की गई है। रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे गोला बारूद, उपकरण और अन्य सामग्रियां भी आती है जो विशेष रूप से विषैले रसायनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हो। भारत में क्रियान्वयन की बात करेंगे तो नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भारत में CWC के जो क्रियान्वयन है उसकी जिम्मेदारी का एक ये राष्ट्रीय प्राधिकरण है। और यहां पर जो बात किया गया, NACWC की स्थापना रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 के तहत किया गया है, या आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के जो कुछ टॉपिक रहा वो सभी के सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से किसी भी टॉपिक से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इतने महत्वपूर्ण है। तो सही से ध्यान करके पढ़िए, नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।